जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आईएएस विद हरि मोहन एंड इंस्टीट्यूट फॉर एनालिटिकल स्टडीज। दोस्तों, इस समय पर सबको साफ नजर आ रहा है कि कोल्ड वॉर 2 की सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है। अगर वर्ल्ड वॉर 3 नहीं शुरू हुआ मतलब वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने की पूरी संभावना है, या बहुत सारे तो ये कह चुके हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो चुका है। मान लिया इन एनी केस हम ये मानकर चलते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 जो है वो ज़्यादा लंबे टाइम तक शुरू नहीं हुआ, तो तब तक एक सिचुएशन क्रिएट रहेगी और उसे कहते हैं कोल्ड वॉर। ये कोल्ड वॉर 1 से ज़्यादा खतरनाक होगा, इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो में बना चुका हूँ। लेकिन वहां पर उसकी गोटियां बिछना शुरू हो चुकी हैं, एक दूसरे की चालबाजियां शुरू हो चुकी हैं। यहां पर चीन की एक चाल, एक पोर्ट बनाया, और उस पोर्ट को यदि देखा जाए तो उस पोर्ट में हालात ऐसे हैं कि उसने इंडिया की और चाइना की नींद उड़ा दी है। और यही कारण है कि भारत की तरफ से अब खबरें आने शुरू हो चुकी हैं कि भारत को 70,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। समझे? तो ये जो सिचुएशन है इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी ये वीडियोस आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। दूसरा दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं जो कि नीचे स्क्रॉल में चल रही हैं, तो हमारा एक जिसे कहते हैं प्रिपरेशन का बाप, वो एक कोर्स लगातार चल रहा है। उस कोर्स के अंदर हम लोग आपको एक ऐसे बेसिक प्रिपरेशन करवाएंगे जिसमें किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए आपकी जो है वो प्रिपरेशन हो जाएगी। बेसिक्स ऑफ ऑल कोर्स मतलब ऑल एग्जाम्स, वो सारा करवाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये कि नॉर्मली किसी भी बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें 2 वे कम्युनिकेशन की सुविधा नहीं होती, क्योंकि उसमें एक बार में 10,000 15,000 बच्चे होते हैं। हमारे हर सेशन के बाद आपको 2 वे कम्युनिकेशन की परमिशन मिलेगी, जिसके अंदर आप सवाल बोलकर पूछेंगे और हम वो जवाब बोलकर देंगे। समझिए, आप सवाल बोलकर पूछेंगे और हम जवाब देंगे। उसका बेनिफिट ये होगा कि आप लोग जो हैं उसे क्लासरूम वाली फीलिंग कंप्लीट फॉर्म में देख पाएंगे। ठीक है, तो अब आ जाते हैं दोस्तों टॉपिक पर। तो दोस्तों, मामला क्या है या खबर क्या है? खबर बिल्कुल जिसे कहते हैं खतरनाक है। खतरनाक ये कि चाइना ने एक नेवल बेस बनाया है कंबोडिया में, जो कि अब कंप्लीट होने की कगार पर है। और इट हैज पेयर ऑफ एयरक्राफ्ट कैरियर्स, सी सैटेलाइट इमेजेस है जो भी। तो अगर आप ये सैटेलाइट इमेजेस यहां देखते हैं तो ब्लैक स्काई नाम की ऑर्गेनाइजेशन जो अमेरिका के लिए काम करती है, उसने साफ तौर पर दिखा दिया कि भैया यहां पर ये जो नेवल बेस है ये तैयार होने जा रहा है। और मजे की बात ये, इसका नाम है रीम एयर बेस या रीम नेवल बेस, जगह का नाम है रीम। और अच्छा, उससे ज्यादा मजे की बात ये कि अगर आप इसकी जियोलॉजी मतलब जियोपॉलिटिकल लोकेशन देखेंगे तो ये अल्टीमेट लेवल है। और उससे मजे की बात ये कि अमेरिका ने पहले यहां पर अपना एक बेस बनाया था और चाइना ने कंबोडिया को डेथ ट्रैप में फंसाकर उससे वो बेस छीन लिया, अमेरिका की बनाई हुई बिल्डिंग्स को डेमोलिश किया और वहां अपना बेस बनाकर तैयार करके खड़ा कर दिया है। तो अब सिचुएशन क्या है ये समझिए। सिचुएशन ये है यहां पर कि असलियत में कंबोडिया एक ऐसी लोकेशन पर है जो चाइना और अमेरिका की बैटल ग्राउंड में जिसके पास भी होगा या जिसके भी फेवर में होगा उसी को वहां पर एज मिलेगी। छोटा सा देश है। मैप में अगर आप देखेंगे तो इस टाइम पर वो जो कंप्रेस्ड मैप है उसमें कंबोडिया अपना नाम बनाने की या अपना नाम लिखवाने तक की जगह नहीं देख पा रहा। लेकिन जैसे ही हम इसे थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं तो हमें यहां पर दिखाई देगा कि यहां पर ये कंबोडिया नाम का देश है। मामला क्या है? चाइना का डेथ ट्रैप पॉलिसी सभी को पता है। चाइना एक तरफ म्यांमार में कैसे भी सिचुएशन में अपना एक बेस बना चुका है। हालांकि इंडिया म्यांमार में चाइना को काउंटर करने की पूरी कोशिश कर रहा है। कितना कर पाया है वो एक डिबेटेबल इशू है, लेकिन फिर भी हाँ ये है कि कम से कम म्यांमार इंडिया के लिए आज के दिन उतना हॉस्टाइल नहीं है जितना पहले हुआ करता था। और यही कारण है कि आज के दिन जो म्यांमार के हालात हैं
अगर आप उन्हें देखें तो जिस तरीके से मणिपुर के हालात हैं, अगर म्यांमार इंडिया के अगेंस्ट होता, एंटी होता, तो गारंटी की बात है अब तक मणिपुर के अंदर चाइना की जियोपॉलिटिकल एंट्री हो चुकी होती और वो जो इंसर्जेंसी है, वो जो रायट्स हैं, वो इंसर्जेंसी में पूरे तरीके से कन्वर्ट हो चुके होते। एक तरफ म्यांमार है, दूसरी तरफ लाओस और कंबोडिया, ये दो देश हैं। चाइना ने पूरी ताकत लगा के इन दो देशों को भी अपने कंट्रोल में ले लिया है। हालांकि वियतनाम की भी फ्लिप फ्लॉप पॉलिसी है, लेकिन फिर भी वियतनाम जिस तरीके से खड़ा हुआ है, जिस तरीके से उसने दुनिया के अंदर अपनी पहचान बनाई है, चाइना के अगेंस्ट युद्ध करके अपनी पहचान बनाई है, उससे साफ नजर आ रहा है कि वियतनाम जो है इस टाइम पर पूरे तरीके से ना तो चाइना की गोद में बैठा है, ना ही चाइना से अगेंस्ट में है। फिर भी वियतनाम को अभी जैसे हमने 12 बोट्स दी थी, अब एक और मिसाइल शिप दे दिया है। अगर आप यहां कंबोडिया की लोकेशन को देखते हैं तो आपको लगेगा यार ये पीछे की तरफ देश है, लेकिन गल्फ ऑफ थाईलैंड के अंदर है। अभी मैं एक जो सीरीज चला रहा हूं क्वेश्चन आंसर्स की, उसमें आप देखिए क्वेश्चन अभी कल ही मैंने करवाया है, एड्रियाटिक सी और मेडिटेरेनियन सी एंड ऑल। वहां पर यह पूछा गया कि कौन सा देश किस सी से नहीं मैच करता। 2019 का क्वेश्चन है। ऐसे हर बार एकादा क्वेश्चन आपको रखा हुआ मिल जाएगा किसी ना किसी जगह पर। तो यहां अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गल्फ, ये कंबोडिया कौन से गल्फ में है, तो गल्फ ऑफ थाईलैंड। गल्फ ऑफ थाईलैंड कहां खुलती है, तो साउथ चाइना सी में। क्यों ये चर्चा में है, क्योंकि यहां पर चाइना ने एक बेस बनाया है जिसे कहा जाता है रीम नेवल बेस। मैंने यह भी बताया। अब ये रीम नेवल बेस क्यों इंपॉर्टेंट है यार, देखो सीधी सी बात ये है, इस टाइम पर यहां चाइना इस जगह को पूरे के पूरे 90% साउथ चाइना सी के बारे में कह रहा है कि ये पूरा साउथ चाइना सी मेरा है। क्योंकि यहां चाइना जो शब्द है वो साफ दिखा रहा है कि चाइना जो है वो मैं हूं, मेरा प्रॉपर्टी रहा, इसलिए इसका नाम भी मेरे नाम पे रखा गया। हालांकि इंडिया का भी फिर दावा बनता है कि पूरा इंडियन ओशियन मेरा है, बेटा घुस के दिखा, लेकिन ये बकवास होती है। रियलिटी ये है यहां चाइना घिर चुका है। आज नहीं तो कल दुनिया का नया बैटल ग्राउंड जो है वो ये साउथ चाइना सी है। यहां इंडिया का एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन मौजूद है अंडमान निकोबार आइलैंड में। यहां इंडिया एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे मौजूद है। इंडियन नेवल फोर्स, चाहे यहां विशाखापत्तनम हो जाए, चाहे यहां गोवा और बॉम्बे, उसके बाद कांडला से लेकर कोच्चि तक के अलग अलग बेस हो जाएं, जहां पर इंडियन नेवल फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में। और जिस तरीके से इंडिया अपना नेवल स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है वो अपने आप में एक काबिले तारीफ है। और इंडिया को काउंटर करने के लिए हम्बन टोटा बनाया, लेकिन हम्बन टोटा उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं प्रूव हो पा रहा जितना होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंडिया का श्रीलंका पर एक अलग ही लेवल का दबाव है और श्रीलंका उस दबाव के सामने बहुत ज्यादा टाइम तक खड़ा नहीं रह पाएगा, इतना समझ लीजिए। और यही कारण है कि श्रीलंका जो है उसके ऊपर इंडिया का दबाव है। तो जो हम्बन टोटा से वो चाइना नेवल बेस फॉर्म में या कुछ भी बनाकर बेनिफिट लेना चाहता था, वो नहीं ले पा रहा। सितवे वगैरह के ऊपर भी कोशिश करी, इंडिया ने कामयाब नहीं होने दिया। चिटगांग पे कोशिश करी, कामयाब नहीं होने दिया। हालांकि कोको आइलैंड्स के ऊपर चाइना जो है वो कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या उस लेवल पर कोशिश हो पाई, ये अभी क्वेश्चनेबल है, इशू है। इसीलिए और यहां पर समझिए अमेरिका बैठा हुआ है डियो गॉर्शिको नाम पे, यानी यहां चाइना बुरी तरीके से फंसा हुआ सा है और इस मलक्का स्ट्रेट को कभी भी ब्लॉक किया जा सकता है। और जिस तरीके से वियतनाम को हथियार पहुंचाए जा रहे हैं, जिस तरीके से फिलीपींस को हथियार पहुंचाए जा रहे हैं, जिस तरीके से मलेशिया भी इंडिया के साथ अपने रिलेशंस अच्छे कर रहा है, ऐसी सिचुएशन में चाइना को एक बेस चाहिए, पूरी ताकत के साथ एक बेस चाहिए जो कि चाइना को इन देशों को काउंटर करने के लिए हेल्प कर सके। भाई ऑब्वियस सी बात है, यहां तक आएगा और इंडिया अगर मलक्का स्ट्रेट क्रॉस करके साउथ चाइना सी में एंटर कर रहा होगा, क्योंकि इंडोनेशिया की भी लड़ाई हो चुकी है चाइना के साथ।
नतीजा उसका यह है कि इंडोनेशिया भी अब इंडिया के साथ किसी ना किसी तरीके के सेटलमेंट बिठाने की कोशिश कर रहा है, इंडिया के हथियार लेने की कोशिश कर रहा है। और अगर इंडिया वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया और इंडोनेशिया इन देशों को अपने हथियार बेचने में कामयाब हो जाता है तो चाइना ने इंडिया को पॉसिबली इतना नहीं घेरा जितना इंडिया ने चाइना का तो बिल्कुल ही रोड ब्लॉक करके खड़ा कर दिया है। यह सिचुएशन इंपॉर्टेंट है। ऐसे में चाइना को एक ऐसा बेस यहां चाहिए कि कल को अगर इंडिया यहां से आ रहा है और सारे देश चाइना को रोक रहे हैं तो कम से कम चाइना की नेवल फोर्स अगर यहां है तो उनको चेक एंड बैलेंस कर सके। अमेरिका भी ये चाल जो है ये इंडिया समझ रहा था, इसीलिए प्रोजेक्ट आता है कौन सा कि इंडिया टू स्पेंड 75,000 करोड़ रुपीस, बिजनेस स्टैंडर्ड्स का है, प्रोजेक्ट वर्थ रुपीस 75,000 करोड़ ऑन ग्रेट निकोबार आइलैंड। अब यहां शोन ग्रीन फ्लैग। अब यहां जो हमारे देश में कुछ छाती पीटे होते हैं एनवायरमेंटलिस्ट, ये ब्लडी एनवायरमेंटलिस्ट जो हैं, माना हमारे लिए एनवायरमेंट जरूरी है, एनवायरमेंट हमारे लिए जरूरी है, लेकिन जब हम ही नहीं रहेंगे तो पेड़ पौधों का क्या होगा? जब हमारी फ्यूचर जनरेशंस ही खत्म हो जाएंगी तो पेड़ पौधों का क्या होगा? ये आज का मामला नहीं है, कांग्रेस गवर्नमेंट के अंदर भी था। जयराम रमेश के ऊपर आरोप यही था कि इंडियन नेवल फोर्स ने जो खबरें थी कि रडार्स लगाने की परमिशन मांगी निकोबार आइलैंड्स में और नारकोंडम आइलैंड्स में पॉसिबली, तो निकोबार नारकोंडम आइलैंड्स में जो रडार लगाने की परमिशन मांगी, वहां पर जयराम रमेश जो एनवायरमेंट मिनिस्टर थे वो कुछ ज्यादा ही इस मामले में स्ट्रांग रहते थे और ये दिखाना चाहते थे कि देखो मैं पर्यावरण के मामले में कितना अच्छा काम कर रहा हूं। उन्होंने वो परमिशन होने ही नहीं दी। नतीजा क्या? रडार्स नहीं लगे। चाइना कोको आइलैंड्स में अपनी पोजीशन लगातार मजबूत करता चला गया। अब यहां दूसरी तरफ आप देखेंगे, इसी का दूसरा पोर्शन है। यहां अब जो इंडियन गवर्नमेंट है उसको साफ पता लग गया है, भाई आज नहीं तो कल लड़ना पड़ेगा। वॉर इज गोइंग टू टेक प्लेस एंड नोबडी कैन डिनाई इट। कोई इसको रोक नहीं सकता, वॉर होगा ही होगा, चाहे कुछ हो जाए। ऐसी सिचुएशन में दोस्तों अगर वॉर होना ही होना है और कोई उसे रोक ही नहीं सकता, कोई उसे रोक नहीं पाएगा, तो ऐसी सिचुएशन में आपको अपनी पोजीशन मजबूत करनी पड़ेगी। इंडिया वही कर रहा है कि भैया यहां अंडमान निकोबार आइलैंड्स जितने भी हैं यहां पर 75,000 करोड़ रुपीस खर्च करके एयरपोर्ट से लेकर बाकी सब चीजें डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। वो एक अलग मैटर है कि यहां पर पूरी पॉसिबिलिटी है कि यहां पर टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जाए, लेकिन टूरिज्म से ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर होगा, मेरा ऐसा मानना है, यहां अपनी नेवल स्ट्रेंथ, नेवल प्रेजेंस को बढ़ाना, पोजीशन को मजबूत करना, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया के साथ कोऑर्डिनेशन बिठाना, वियतनाम, कंबोडिया, वियतनाम, फिलीपींस और इधर से मलेशिया और ब्रुनेई वगैरह के साथ अपनी पोजीशन को मजबूत करना ताकि चाइना के इन्फ्लुएंस को साउथ चाइना सी में रोका जा सके और ये पॉसिबली ना खर्च करने पड़ते और कम में काम चल जाता अगर यहां पर ये रीम नाम का एयर बेस या नेवल बेस ना होता। तो सिचुएशन मुझे लगता है आपको समझ में आ ही गई होगी कि क्यों एक छोटी सी चाल से इंडिया को अपना कदम उठाना पड़ा और 75,000 करोड़ रुपए एक बार में खर्च करने पड़े। भले ही इस बार एनवायरमेंट वाले शोर मचाते रहे कि 8 लाख पेड़ कट जाएंगे, ये कट जाएगा, वो कट जाएगा, इन छाती पीटों का कुछ नहीं किया जा सकता, ये रुदाली हैं। इन्हें इतना समझ में नहीं आता व्हाट अबाउट नेशनल सिक्योरिटी, व्हाट अबाउट आवर नेशनल इंटरेस्ट्स। ये वही लोग हैं ना जो मतलब बद्रीनाथ केदारनाथ तक वो जो सड़कें चौड़ी कर रहे थे, उसमें ना जी इतनी सी कर लो, इतनी सी कर लो, इतनी सी कर लो। उससे क्या होगा? जब सेना को कहने लगा भाई साहब वो जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो कैसे लेके जाएंगे, मतलब इन जलील लोगों की वजह से वहां पर सेना को अपनी मजबूरी बतानी पड़ गई, एक प्लान का हिस्सा बताना पड़ गया। तो सर हमें तो पता ही नहीं था। ये वो लोग हैं जिन्हें अपनी इंपॉर्टेंस दिखानी होती है, ये रियलिटी है। और यही एक प्रॉब्लम है कि इन जलील लोगों से निपटने का एक ही तरीका है। अब क्या कहा जा सकता है, कोई तरीका नहीं है, ये तो बस छाती पीटे हमेशा मिलेंगे। भैया देखो, अगर रोड कट रहा है, पेड़ तुम लगाओ यार, हरियाली को ग्रो करो, शोर मचाओ,
भाई अब मैं मान लिया जयपुर में हूं, तो जयपुर में पेड़ अगर कटते हैं तो शोर मचाया जा सकता है, अगर कहीं भी पेड़ कटते हैं तो शोर मचाया जा सकता है, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी का इशू नहीं होना चाहिए यार, उसे तो कम से कम छोड़ दिया जाए। तो दोस्तों अभी के लिए तो इतना ही है, अगले टॉपिक में अगले उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि टॉपिक कैसा लगा।